गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल तक हमने अभी तक क्या पढ़ रखा है? 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और थर्ड लेक्चर तक हम कूलाम्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, आज कूलाम्स लॉ पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स के कंसेप्ट समझेंगे। न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, जिससे कि आप आराम से उस न्यूमेरिकल को किसी भी वैल्यू के लिए पुट करके उसे सॉल्व कर सकें। क्लियर? तो प्रोसेस क्या है वो हम जानेंगे। बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, वैल्यूज नहीं लेके चल रहे हैं, क्वेश्चंस आपको ही सॉल्व करने हैं। क्लियर? तो चेक करते हैं, देखते हैं न्यूमेरिकल्स क्या क्या आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे सपोज हमें एक स्क्वायर गिवन है। स्क्वायर की साइड कंसिडर कर लेते हैं ए है। स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है? ए। स्क्वायर का नेम मेंशन कर देते हैं ए बी सी डी। चार्जेस इक्वल हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। इक्वल चार्जेस हैं, वेरी कर सकते हैं, प्लस माइनस हो सकता है, 2Q हो सकता है, 3Q हो सकता है, वो डिपेंड करेगा चार्ज क्या है। तो अभी हमने Q चार्ज ले रखा है। अब हमसे कैलकुलेट करने को कहा गया कि भाई F फोर्स कैलकुलेट करो C पॉइंट पर जो चार्ज प्लेस है उस पर। तो C पॉइंट पर जो चार्ज है इस पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स। तो इस पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कौन कौन फोर्स लगाने वाला है? सी पर ए फोर्स लगाएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज। सही है, दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसके अलोंग ही फोर्स लगता है। इधर डायरेक्शन कैसे बना दिया? ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल, मतलब धक्का देगा, दूर जाएगा। सी, सी से मतलब है मैं, अगर ए पर चाहिए होता तो ये फोर्स ऊपर चला जाता, तो क्योंकि सी ए को धक्का देता ए ऊपर जाएगा। अभी हमें सी से मतलब है, सी कहाँ जाएगा? इधर। अब बी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, चले जाओ इधर। ये डी भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये इधर। तीनों फोर्सेस आ गए। फोर्सेस की वैल्यू बोलो, एफ सी एफ सी एफ सी। सी पर लग रहा है फोर्स तो एफ सी हो गया। लगा कौन रहा है वो इसके पीछे लिखो लेटर। सी पर कौन लगा रहा है? ए, एफ सी ए। बी, एफ सी बी। डी, एफ सी डी। ये फोर्सेस हम कैलकुलेट कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो ये बात पता लग गई। अगर सपोज एक और फिगर बनाता हूं मैं, इरेज कर देंगे हम बाद में उसे। जैसे अगर ये माइनस क्यू होता, ये प्लस क्यू होता, ये माइनस होता, ये भी माइनस होता, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। इस कंडीशन में क्या होगा? देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। पहले तो ये अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है तो ये माइनस ये प्लस, ये अपनी तरफ इसे अट्रैक्ट करेगा। तो ये हो गया एफ सी बी ए डी। एफ सी ए, सी पर फोर्स लगा, सी ए की तरफ अट्रैक्ट हुआ, चल दिया इधर। ये निगेटिव ये भी निगेटिव, रिपल्सन, इधर चले जाओ। एफ सी बी, ये निगेटिव ये भी निगेटिव, इधर चले जाओ। एफ सी डी। क्लियर है? तो बस जो भी चार्ज होगा उस चार्ज के अकॉर्डिंग हम फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है? तो फोर्सेस आ गए हमारे पास में। फोर्सेस आने के बाद क्या करेंगे हम? फोर्सेस आ गए उसके बाद क्या करेंगे? 3 फोर्सेस हैं, तो 3 फोर्सेस को हम ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकें, डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे हम सॉल्व। हमें क्या करना पड़ेगा? पहले 2 फोर्सेस को सॉल्व करेंगे। 2 फोर्स कौन से लेंगे? ये दोनों ले लेते हैं। और एक फिगर से ही हमें दिखाई दे रहा है कि एफ सी बी और एफ सी डी आपस में इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं? देखना, फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जरा सोचो, के दोनों में है, कांस्टेंट है। Q1 Q2 चार्ज ये दोनों और ये दोनों कैसे हैं? सेम। इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा तो Q Q आएगा, इन दोनों के बीच में लगेगा तब भी Q Q आएगा। तो फोर्स सेम, चार्ज सेम। चार्ज सेम होने के बाद क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस भी सेम है, ये भी ए ये भी ए, तो ए स्क्वायर आएगा। तो फॉर्मूला हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दोनों फोर्सेस आ गए। ठीक है, अब एफ सी ए की बात करते हैं। एफ सी ए में भी यही फॉर्मूला लगाना है, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। के और ये क्यू स्क्वायर इसमें भी हो गया, क्यू और क्यू, क्यू स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ये है डायगनल, और डायगनल का फॉर्मूला लर्न कर लो, साइड रूट 2। स्क्वायर जो होगा उसका डायगोनल क्या होगा? साइड अंडर रूट 2। तो साइड कितनी है? ए अंडर रूट 2, नीचे आ जाएगा ए रूट 2 का होल स्क्वायर। ये आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 2। ए स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 2।
तो ये हमारे पास एफ सी है, एफ सी बी, एफ सी डी, तीनों वैल्यूज आ गई। अब क्या करेंगे, एफ सी डी और एफ सी बी का रिजल्टेंट निकालेंगे, जिनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला थर्ड लेक्चर में बता चुके थे, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से लेके आएंगे। क्या था, आर इज इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो अब हमें फोर्स चाहिए, सपोज एफ डैश, अंडर रूट में आ जाओ ए स्क्वायर, कोई भी एक ए ले लो, एक बी, एफ सी बी स्क्वायर प्लस एफ सी डी स्क्वायर प्लस 2fc एफ सी डी, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 90। ठीक है, एफ सी बी और एफ सी डी, दो ए और बी हो गए, इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए। इन दोनों के बीच में एंगल कितना था, 90, वो हम 90 प्लेस कर दिया हमने। दोनों वैल्यूज कैसी हैं, सेम। सपोज एफ ले लो, वैसे ही सॉल्व करने के लिए, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू कॉस 90, वाह, जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो बचा, कितना, 2f स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये हो गया f अंडर रूट 2, किसकी वैल्यू आ गई, f डैश। f डैश क्या है, रिजल्टेंट ऑफ एफ सी डी एंड एफ सी बी, इन दोनों का रिजल्टेंट, तो इन दोनों के बीच में आएगा ये, क्योंकि ये इक्वल हैं तो ठीक बीच में आएगा, हो गया f डैश। f डैश आ गया। अब ये और ये दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम। सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन सी चार्ज ऑन पॉइंट सी, सी पॉइंट पे जो चार्ज है उस पर फोर्स कितना होगा, तो बोल देंगे एफ सी होगा एफ डैश प्लस एफ सी ए, आंसर। एफ सी, सी पर जो चार्ज रखा है उस पर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों का सम। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। तो ये प्रोसीजर है, चार्ज कैसे भी आ सकते हैं हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्टेंट निकालो पहले, ठीक है, उसके बाद उनका रिजल्टेंट कहां गया उससे चेक कर लो। हो सकता है ये रिजल्टेंट, जैसे अभी हमने एक फिगर बनाया था, एफ सी ए कहां था, ऊपर, और एफ डैश इधर ही आएगा, एफ सी ए ऊपर गया, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, सबट्रैक्शन, माइनस कर देंगे। क्लियर, तो ये प्रोसीजर क्लियर हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये होगा हमारे पास में स्क्वायर बेस्ड, तो प्रोसीजर समझ में आ गया सबके, ओके। दूसरा इक्विलिब्रियम पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर कोई भी चार्ज है या कोई सिस्टम है, दोनों बातें पढ़ेंगे हम अभी, सिस्टम भी और चार्ज भी। कोई भी चार्ज है, उस चार्ज पर टोटल या नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो वो चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। ऐसा भी हो सकता है उस सिस्टम पर टोटल फोर्स जीरो हो, तो हम बोल देंगे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। समझ गए, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, उस पर फोर्स नहीं लगेगा। चार्ज की बात करो तो चार्ज पर फोर्स नहीं लगेगा, और अगर हमने बात की सिस्टम की तो सिस्टम पर फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो सिस्टम पर नहीं लग रहा तो हम बोल देंगे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, चार्ज पर नहीं लग रहा तो हम बोल देंगे चार्ज इक्विलिब्रियम में है। क्लियर, बस समझ लो इस बात को कि फोर्स नहीं लग रहा तो वो इक्विलिब्रियम में। ठीक, अब इसे समझते हैं क्या है, देखो। तो हमें एक टू चार्जेस गिवन है, कौन कौन से चार्जेस गिवन है, देखो टू चार्जेस गिवन है, कौन कौन से, एक हमारे पास है, सपोज क्वेश्चन नंबर 2 है, एक है Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, टू चार्जेस हैं A और B, ये डिस्टेंस है इनके बीच में कितनी, R डिस्टेंस पर प्लेस्ड। अब क्वेश्चन क्या है कि वेयर शुड बी थर्ड चार्ज प्लेस्ड so it will be in equilibrium। ये क्वेश्चन बन गया, where should be the third charge be placed so it should be in equilibrium। इक्विलिब्रियम में रहने के लिए तीसरे चार्ज को कहां रख दें। ठीक है, इसमें दो प्रोसेस हैं, लेकिन दो प्रोसेस क्या है, फर्स्ट when Q1 and Q2 are like charges,
लाइक चार्जेस का मतलब सेम, पॉजिटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। उस कंडीशन में क्या होगा, देन Q3 विल बी प्लेस्ड बिटवीन द चार्जेस। एक तो ये बात लर्न कर लो कि अगर चार्जेस कैसे होंगे, लाइक लाइक चार्जेस होंगे, अगर मतलब सेम होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव होंगे, तो थर्ड चार्ज को कहाँ रखेंगे हम, उन दोनों के बीच में, उन दोनों के कहाँ रखेंगे, बीच में। ठीक है। दूसरी बात आती है ये, व्हेन चार्जेस आर अनलाइक, चार्जेस आर अनलाइक, जब चार्जेस अनलाइक है, एक प्लस एक माइनस, देन थर्ड चार्ज will be placed outside the charges। ये दो बातें लर्न कर लो बस। सेम होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो चार्ज हम बीच में रखेंगे। बीच में कहाँ रखेंगे, ये हमने बनाया Q2, ये लिया Q1, और थर्ड चार्ज को उठा के यहाँ रख दिया Q3। ये सेम चार्जेस के लिए प्लस प्लस या माइनस माइनस के लिए। ठीक है, ए बी, और ये आ गया, टोटल डिस्टेंस कितनी थी, r, कंसीडर कर लेंगे हम यहां से डिस्टेंस है x, तो रिमेनिंग डिस्टेंस r माइनस एक्स। ठीक है, इसमें आ जाओ। सेम चार्जेस की जगह अगर अपोजिट चार्ज हो, मतलब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, अपोजिट हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उस कंडीशन में इनके बीच में नहीं रखेंगे। कहाँ रखेंगे, बाहर, आउटसाइड द चार्जेस। अब बाहर कहाँ रखेंगे, उसमें भी दो बातें आ जाती हैं। कैसे, पहली बात, इफ Q1 इज लेस देन Q2, Q1 चलो ग्रेटर कर दो, और दूसरा इफ Q1 इज लेस देन Q2। दो बातें इसमें भी आ गई। ठीक है, दो कौन कौन सी हैं, Q1 बड़ा है और Q2 छोटा है। बड़ा जो चार्ज होगा, सोचना, बड़ा चार्ज दूर से भी फोर्स लगाएगा, और छोटा चार्ज जो है वो पास से उतना फोर्स लगा पाएगा। डिस्टेंस बढ़ने के साथ फोर्स कम होता है, डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स कम, लेकिन अगर चार्ज बड़ा है तो वो दूर से भी फोर्स लगा सकता है। ठीक है, बस यही बात याद रखो। हमें क्या करना होगा, थर्ड चार्ज जो रखेंगे बाहर, तो बाहर तो दो साइड हो गई ना, इधर भी रख सकते हैं इधर भी रख सकते हैं। तो अब इधर रखें कि इधर रखें, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम क्या करेंगे, छोटे वाले के पास रख देंगे। कहां रखेंगे, छोटे वाले के पास। छोटा कौन है, Q2, तो थर्ड चार्ज को इसके पास रखें, Q3 सी पॉइंट। ठीक है, और अगर ये उल्टा प्रोसीजर है तो उल्टा कर दो, उसमें क्या है, ये लो, ए बी, कौन बड़ा है, Q1 छोटा है, तो छोटे वाले के पास रखेंगे Q3। समझ गए, क्या करना होगा, बोलो बोलो। हाँ ठीक है, कुछ लोग तो बोल रहे हैं आराम से यहीं से सुन लेते हैं, सब बोल रहे हैं। तो क्या है कि बड़ा है जो चार्ज, वो दूर से भी फोर्स लगाएगा, छोटा वाला दूर से फोर्स नहीं लगा पाएगा, तो उसकी के पास रख दो, वो पास से ही काम चला लेगा, और ये दूर से चला लेगा। क्योंकि इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए। अपोजिट कैसे हैं वो अब फिगर में देखो। इक्वल वाली बात तो हमने सोच ली, अपोजिट कैसे हैं देखो। ये प्लस, ये भी सपोज पॉजिटिव, प्लस प्लस के बीच में क्या हुआ, रिपल्सन। रिपल्सन होने का मतलब ये दूर गया है यहाँ से, ये है FCA, FCA। यहाँ पर आ जाओ, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। ये भी इसे धक्का देगा तो ये भी दूर चला जाएगा, और ये आएगा FCB। दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई, अपोजिट। दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। अपोजिट होगा, बस हमें क्या करना है, FCA इक्वल टू FCB निकालना है, आंसर आ जाएगा। FCA C पर A फोर्स लगाएगा, C पर B फोर्स लगाएगा, अपोजिट दिखाई दे ही रहा है, इक्वल करना है, बस आंसर आएगा। X की वैल्यू निकल आएगी इसे इक्वल करते। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसा ही सेम कंडीशन इसमें, डायरेक्शन देखो, कंडीशन यही है,
सी पर फोर्स कौन लगाएगा? ए। ये प्लस 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 के बीच में क्या होगा? रिपल्सन। कहाँ जाएगा? दूर। एफ सी ए। सी पर कौन लगाएगा फोर्स? बी। ये प्लस ये माइनस, क्या होगा? अट्रैक्शन। एफ सी बी। डायरेक्शन कैसी हो गई? अपोजिट। एफ सी ए एफ सी बी अगर इक्वल होगा तो इक्विलिब्रियम में होगा। यही कंडीशन यहाँ है। ये प्लस ये भी प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन होगा। एफ सी ए। ये प्लस ये माइनस, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। एफ सी बी। हो गया क्लियर? तो अपोजिट है और अगर इक्वल हो गया तो इक्विलिब्रियम में होगा। तो चार्ज इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। किसकी है? चार्ज। अगर किसी क्वेश्चन में सिस्टम इक्विलिब्रियम बोल दे तुमसे कि एक तो यही है कि चार्ज इक्विलिब्रियम में बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी, कभी कभी ये भी बोल देता है चार्ज इक्विलिब्रियम के साथ साथ पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने का मतलब ये हुआ कि तीनों पर फोर्स जीरो कर दो। तो तीनों पे तो नहीं करेंगे हम, एक तो हमने चेक कर ही लिया, सी पर फोर्स जीरो हो ही गया। अब क्या करेंगे? ए या बी में से कोई एक चार्ज पर और जीरो कर लो। अगर तीन में से कोई भी दो जीरो हो गए तो तीसरे पर तो जीरो होगा ही होगा। ठीक है, तो एक और चेक करेंगे, तो एक कोई भी लिख देंगे इसी प्रोसीजर से। एफ ए कोई ले लो, एफ ए पर बी और एफ ए पर कौन लगाए? सी। अगर वो इक्वल होंगे तो ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाएंगी तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास कंसेप्ट हो गया चार्ज इक्विलिब्रियम का और सिस्टम इक्विलिब्रियम का। चार्ज में बस चार्ज को ही चेक करेंगे, सिस्टम में एक चार्ज और बढ़ा देंगे, उस पर और चेक करेंगे। ठीक, तो ये बात हुई इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो मेन एक तो फोर्स पर बेस थे, दूसरे इक्विलिब्रियम के बेस है। मेन क्वेश्चन यही मिलेंगे तुम्हें बुक में। ठीक है, कुछ और बात कर लेते हैं, एक दो सिंपल सी, क्योंकि वैसे भी सिंपल ही है सब। टफ तो तब है जब हम पढ़ें ही नहीं, हम पढ़ते हैं नहीं है और फिर सोचते हैं कि अरे बड़ा टफ है, कैसे होगा, इतना सिलेबस है, कैसे होगा। और सिलेबस बहुत, अगर हम रेगुलर पढ़ रहे हैं तो कुछ भी नहीं है सिलेबस। ठीक है, पर डे अगर हाफ एन आवर की हम रेगुलर स्टडी ले रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग 5 to 6 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, लेकिन उसके लिए स्टडी आपको भी करनी पड़ेगी डेली। जितना पढ़ाया जाए वो पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चलो आज नहीं कल देख लेंगे इस लेक्चर को, तो आप कल देखोगे, कल एक 1 आवर का तैयार हो गया, 1 आवर से भी और ज़्यादा जा सकता है, हो सकता है किसी दिन ज़्यादा बना दिया, तब कितनी प्रॉब्लम आ जाएगी आपके पास। तो डेली करना है। दूसरा, मैंने तो बोल दिया कि न्यूमेरिकल का प्रोसीजर ये है। अब स्क्वायर वाला एक बताया मैंने, उसके कई एग्जांपल्स होंगे ना, वो सारे करने हैं आपको। सिस्टम इक्विलिब्रियम है, चार्ज इक्विलिब्रियम के, इसके भी कई क्वेश्चंस होंगे, वो सारे खत्म ही करने हैं, और वो आज ही करेंगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो एक और बात करते हैं, कंसेप्ट है उसमें क्या है, आइडेंटिकल वर्ड यूज करेंगे। आइडेंटिकल बॉल्स हो सकती हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है, कोई भी वर्ड बोल सकता है, वो आइडेंटिकल है। क्या है? देखो, एक बॉल है, दूसरी बॉल है ए और ये बी, इस पर चार्ज है Q और सपोज इस पर चार्ज है 0। कितना चार्ज है? 0। अब क्या कहेंगे वो कि इन दोनों बॉल्स को हमने क्या किया? कांटेक्ट में लाए। जब हम इन दोनों बॉल्स को कांटेक्ट में लाएंगे तो इनका चार्ज ऐड हो जाएगा। एडिटिव नेचर है चार्ज का, पता है ये बात हमें। ऐड कर दो Q + 0, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? दोनों पर टोटल चार्ज कितना है? Q। अब इसे अलग अलग कर दिया। जब हम इसे अलग अलग करेंगे तो ये चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, सेम है। इक्वली डिवाइड कर दो, ये हो गया Q/2, ये भी हो गया Q/2। समझ गए? ये कंसेप्ट है, बस क्वेश्चंस इस पे फिर बन जाएंगे कई। क्या है? आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो टोटल चार्ज पहले तो उनका ऐड हो जाएगा, फिर जब उसे अलग करेंगे तो आधा आधा हो जाएगा, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा सीधा। ठीक है, चाहे वो प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे 0 हो, उससे हमें मतलब नहीं है, हम तो बस उसे ऐड करेंगे। हो सकता है माइनस हो, माइनस भी हो सकता है, मे बी। कैसे हो सकता है जरा देखें, देखो, हो सकता है कि A पर चार्ज +5Q हो और B पर चार्ज जो है वो -3Q आ जाए। हमने क्या किया? इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आए
जब इन दोनों को कांटेक्ट में लाए तो +5q - 3q, ये टोटल कितना आ गया 2q, 5 और 3 कितना आ गया 2q। इसके बाद हमने इन दोनों को अलग अलग कर दिया है, ये a ये b। अलग अलग करने पर क्या होगा, आधा आधा हो जाएगा, 2q का q और 2q का q हो गया आधा आधा। क्लियर। अब कोई सपोज c एक और इसके आगे चल रहे हैं, c अनचार्ज q = 0, इसे a के साथ कांटेक्ट किया हमने, तो a और c पर टोटल चार्ज q + 0 यानी कि q। फिर अलग अलग कर दिया, कर दो अलग अलग, कितना हो जाएगा बोलो, q/2 एंड q/2। फिर आगे बोल सकता है कि इन दोनों को कांटेक्ट में ले आओ, तो q + q/2 3q/2, फिर आधा आधा कर दो 3q/4 3q/4 हो गया डिवाइड। समझ गए, कांटेक्ट में लाएंगे ऐड हो जाएगा, अलग करेंगे आधा हो जाएगा, बस इतनी बात याद रख लो। ठीक है। कब, लेकिन कब कब कब, जब बॉल्स या ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल होंगे। ऐसा मत कर देना कि आइडेंटिकल है नहीं है, उसका शेप साइज अलग है, आगे कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर दोनों बॉल्स आइडेंटिकल होनी चाहिए तभी ये प्रोसीजर यूज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर। ठीक है। इसके बाद एक फिगर और पढ़ते हैं, उसे भी सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ समझाएंगे आप लोगों को, बस सॉल्व तो आप खुद ही करेंगे। देखो, जैसे सपोज हमें गिवन है कि 2 स्ट्रिंग्स हैं सेम लेंथ के, उनसे 2 बॉल्स हैंगे m मास की, m मास है दोनों का, लेंथ स्ट्रिंग की कितनी है, तो इस तरह से हैंग होगी। नीचे क्यों लटकी हुई है, 11वीं क्लास में पढ़ा है हमने, क्यों लटकी है, क्योंकि इनका वेट कहाँ लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये इस तरह से हैंग हो गई। अब क्या किया हमने, इन दोनों ऑब्जेक्ट को चार्ज दे दिया है, इक्वल चार्ज दिया Q। जब इन दोनों को चार्ज दोगे तो क्या होगा, इन दोनों को चार्ज दिया, दोनों पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो कहाँ जाएंगे, दूर चले जाएंगे। लेकिन इधर से बंधी हुई है तो ऐसा तो है नहीं, वेट भी लग रहा है तो नीचे भी जाएंगी दूर भी जाएंगी। अगर वेट नहीं होता नीचे तो ये बिल्कुल इस तरह से एंटी पैरेलल हो जाता है, एक इधर एक इधर। लेकिन अभी नहीं हो सकता क्योंकि वेट भी कुछ नीचे खींचेगा इन्हें, तो वो कंडीशन क्या बन जाएगी, वो फिगर बना लेते हैं, वो ऐसा बन जाएगा इस तरह से, एक ये। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सपोज कितनी हो गई, x। इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, दोनों का ही वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा। ये +q है, ये भी +q है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। ये फोर्स इधर चला गया F, ये भी इधर चला गया F। ये स्ट्रिंग है, L लेंथ की है, तो हमने पढ़ा है अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट वर्क करता है टेंशन टुवर्ड्स द सस्पेंशन पॉइंट। जिस पॉइंट से हमने सस्पेंड किया हुआ है उसकी तरफ ऑब्जेक्ट से दूर जाता है टेंशन, तो ये हो गया T। ठीक है, टेंशन लग रही है इसमें। क्लियर। अब एक को देखेंगे, दोनों से मतलब नहीं, हमने दोनों बना दिए थे। हमें एक एंगल और गिवन है यहाँ पर, ये एंगल गिवन है थीटा, ये भी थीटा है। ठीक है, इक्वल एंगल है, ये लेंथ इक्वल होगी, तो ये वाली लेंथ x/2, ये वाली लेंथ x/2 होगी, डिवाइड हो गया x/2। ठीक है। अब हमसे कहा गया इस सिस्टम इक्विलिब्रियम में, सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब अभी हम पढ़ चुके हैं, फोर्स नहीं लगना है उस पर बिल्कुल भी, फोर्स नहीं लगना है उस पर बिल्कुल भी। क्लियर। तो फोर्स कब नहीं लगेगा, देखो इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 आ जाए तो नहीं लगेगा। रिजल्टेंट 0 करने के लिए तो 2 प्रोसीजर है हमारे पास में, एक ये इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें, वो इनके बीच में आएगा और इससे इसे वो कैंसिल कर देगा। ठीक है। दूसरा कंपोनेंट्स ब्रेक कर सकते हैं, वो सिंपल है, वही देखते हैं। हमने क्या किया, ये एंगल लिया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, सही है, होगा थीटा। इस टी के टेंशन के कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे, जिन्हें याद है उन्हें तो पता ही होगा कि जहां एंगल गिवन होता है वो कंपोनेंट कॉस में आएगा, और इस कॉस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है वो क्या होगा, साइन, तो टी साइन थीटा। यहाँ मैं एक फिगर बना रहा हूँ बड़ा सा, जिससे आप सबको दिखाई दे सके, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो इस पॉइंट को बना रहे हैं बस हम, ये एक फोर्स गया इधर, वेट इसका इधर है mg,
टेंशन था इधर, ठीक है। यहाँ से हमने ये ड्रॉ किया, ये एंगल कितना था, थीटा, ये हो गया टी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर होगा टी साइन थीटा, ये फोर्सेस होंगे। अब इक्विलिब्रियम कब हो सकता है? इक्विलिब्रियम का मतलब है ये ऑब्जेक्ट या बॉडी ना तो ऊपर जाए ना नीचे जाए, ना उधर जाए ना इधर जाए, हो गया इक्विलिब्रियम। मतलब ऊपर का फोर्स और नीचे के फोर्स आपस में इक्वल हो जाए, इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स इक्वल हो जाए। आंसर कौन कौन इक्वल कर रहे हो बताओ? टी कॉस थीटा किसके इक्वल कर रहे हो? एम जी के। और टी साइन थीटा किसके इक्वल है? एफ। एफ क्या है? के क्यू, क्यू ओवर एक्स स्क्वायर। देख लो फिगर में, इन दोनों के बीच में फोर्स था, दोनों का चार्ज क्यू, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी थी? एक्स। एक्स का स्क्वायर डिवाइड कर दो, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन ओवर कॉस आ जाएगा टेन। टेन थीटा का फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद बता देंगे, यहां से पंडित बद्री प्रसाद बता देंगे। ये हाइपो दे रखा है एल, ये x/2 है, ठीक है। अगर थीटा स्मॉल हो तो टेन थीटा को साइन थीटा में चेंज कर देना। अगर क्वेश्चन में ये दे रखा हो कि थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो टेन थीटा को क्या बना देना? साइन थीटा। पढ़ाया 11th क्लास में, थीटा स्मॉल होने पर टेन थीटा भी थीटा के इक्वल होता है, साइन थीटा भी थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो कुछ निकालना नहीं पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो से काम चल जाएगा। लेकिन अगर थीटा स्मॉल न दिया हो तो इसमें पहले पाइथागोरस लगा के ये वैल्यू निकाल देंगे, ये एल, ये x/2 है तो ये निकल आएगा बेस, फिर 10 लगा देंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ गए? तो बड़े आराम से बैठ के क्या करना है, इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, ठीक है। वैल्यूज कोई भी बुक उठाना, ये अप्रॉक्स सभी बुक्स में मिलेगा, अच्छी से अच्छी बुक में मिल जाएंगे। तो बस आराम से बुक में से वो उसके वैल्यूज उठाना, उन वैल्यूज को पुट करना इसमें और सॉल्व करना। नहीं समझ में आए तो बढ़िया सा है। और ऑनलाइन टीचिंग का सबसे बड़ा फायदा यही है कि टीचर की जरूरत ही नहीं है, मैं दोबारा से रिमाइंड किया, फिर देख लिया, अच्छा ये पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ से आया, फिर से रिमाइंड कर लो। तो सबसे अच्छा फायदा यही है हमारा कि हम उसे बार बार चेक कर सकते हैं। कभी नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा से देख लिया टॉपिक। जब हम क्लासरूम टीचिंग में जाते हैं तब ये प्रॉब्लम हो जाती है कि टीचर ने पढ़ा दिया, निकल गए बाहर, अगले दिन आके सर से फिर पूछो, सर वो कल वाला टॉपिक पता नहीं क्या हुआ था उसमें, या कभी माइंड हट गया क्लास में बैठे बैठे, होता है ऐसा? खूब होता है ना सर। तो कभी अगर ऐसा हो जाता है तो क्लासरूम में ये प्रॉब्लम रहती है, अगले दिन पूछना पड़ेगा। यहाँ तो आराम ही आराम है, तुरंत चेक करो, पीछे रिमाइंड करो, फिर देख लो। एक बार नहीं समझ में आए 4 बार समझो, ठीक है। ओके, तो इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे। तो अभी कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं आपके पास करने के लिए, उन्हें सॉल्व कर लो, क्योंकि सेम पैटर्न, जो फोर्स निकालने वाला पैटर्न है वो सेम पैटर्न फील्ड में यूज होगा। तो फील्ड के न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे हम, वो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस